बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। 9th क्लास हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो वहाँ पे हमने एटम्स के मेन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा और उसके बाद हमने उसमें मौजूद पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और उसके अलावा उनकी डिस्कवरीज़ कब और किसने की ये हमने पढ़ा और उनकी करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक और एटॉमिक मॉडल जिसे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कहते हैं। एक साइंटिस्ट रदरफोर्ड ने पेश किया और इसके नतीजे में न्यूक्लियस को दरियाफ्त किया और न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस की कुछ करैक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया गया। तो स्टार्ट करते हैं जी अपना टॉपिक, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने रदरफोर्ड ने क्या लिया था, एक गोल्ड फॉइल ली थी। एक गोल्ड फॉइल लेके जिसकी थिकनेस थी हमारे पास 0.00004 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वाली जो हमारे पास गोल्ड फॉइल थी ये उसने यूज़ की थी। इस गोल्ड फॉइल को यूज़ करने के बाद उसने क्या किया, उन पर अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट की। अल्फ़ा पार्टिकल्स मैंने कल भी आपको बताया था किस तरह के थे जी। अल्फ़ा पार्टिकल्स हमारे पास इस तरह के होते हैं जी, हीलियम मॉलिक्यूल होते हैं, ये हीलियम एटम होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के होते हैं, He24 उसे लिखते हैं। तो इस अल्फ़ा पार्टिकल की जो है रदरफोर्ड ने वहाँ पे बम्बारमेंट की थी। बम्बारमेंट करने के बाद उसने चेक किया कि जो हमारे पास थे ज़्यादातर पार्टिकल्स वो सीधे गुजर गए थे। इस तरह पहले उसने डायग्राम शो की है जी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं जी, सीधे निकल जा रहे हैं। कोई सीधा निकल गया, कोई टकरा के थोड़ा सा इधर निकल गया, ठीक है। कुछ आते हैं टकरा के इधर निकल जाएंगे, ठीक है। कुछ सीधे, कुछ फिर सीधे, इस तरह कुछ फिर सीधे जाएंगे जी। ज़्यादातर सीधे जा रहे होते हैं और कुछ हमारे पास टकरा कर बिल्कुल बेंड होके वापस आ जाते हैं। तो ये जो है रदरफोर्ड ने ये बताया कि ज़्यादातर पार्टिकल कमोबेश 20,000 पार्टिकल्स जो थे वो बिना किसी चीज़ से टकराए उस गोल्ड फॉइल में से सीधे गुजर गए, और बहुत कम ऐसे थे जो टकराए और थोड़ा सा अपना एंगल चेंज करके आगे चले गए, थोड़ा सा अपना एंगल चेंज किया, आगे चले गए। और उसने कहा कि कोई एक दो ऐसा था जो टकराया और बिल्कुल सीधा वापस मुड़ के आ गया। अब ये टकराना और सीधा वापस मुड़ के आना ये क्या ज़ाहिर करता है, ये ज़ाहिर करता है कि एटम में कोई ऐसी चीज़ है सेंटर पे जिससे कोई चीज़ जाके टकराए और वो मुड़कर वापस आ जाती है। इसका मतलब ये है कि वो सेंटर में क्या चीज़ है, वो कोई हार्ड और डेंस चीज़ है। उस हार्ड और डेंस चीज़ को रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का नाम दिया। उसके बाद उन्होंने इसकी करैक्टरिस्टिक्स कुछ बताएं, न्यूक्लियस की करैक्टरिस्टिक्स, कि न्यूक्लियस कैसा होगा, उसमें क्या क्या होगा जी। करैक्टरिस्टिक्स इसकी देखते हैं। करैक्टरिस्टिक्स में उन्होंने डिस्कस किया कि न्यूक्लियस जो है यहाँ पे इसके नताइज जो हैं वो हैं, उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस जो है ज़्यादातर जो एटम है वो खाली है। मोस्ट एटम इज़ एम्प्टी। करैक्टरिस्टिक्स कह लें या रिजल्ट्स कह लें, ठीक है। तो रिजल्ट्स भी हैं ये हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट के। अब यहाँ पे जी मोस्ट एटम इज़ एम्प्टी, ज़्यादातर एटम जो है वो खाली है। कैसे उसे पता चला, क्योंकि 20,000 से ज़्यादा पार्टिकल तो सीधे ही गुजरे जा रहे हैं, ज़्यादातर एटम फिर खाली है, वो एम्प्टी स्पेस है। तो उसके बाद उसने कहा कि न्यूक्लियस जो है वो सेंटर पे होता है। न्यूक्लियस इज़ इन सेंटर, ठीक है। न्यूक्लियस कहाँ पे होता है जी, एटम के सेंटर में होता है, सेंट्रल पोजीशन पे होता है। उसके बाद उसने बात की कि न्यूक्लियस सेंटर में तो है और ये बड़ा कोई हार्ड और डेंस है, ठीक है। हार्ड और डेंस, हार्ड एंड डेंस, सख्त है और कसीफ है, बड़ा सख्त और कसीफ है, क्योंकि इससे पार्टिकल जो टकराता है वो बिल्कुल वापस मुड़ आता है, ये उसके अपने अंदर में से नहीं गुजरने देता। उसके बाद उसने बात की कि न्यूक्लियस का साइज़ बड़ा स्मॉल होता है जी, स्मॉल साइज़ का होता है। ये करैक्टरिस्टिक्स भी हैं न्यूक्लियस की और इसके रिजल्ट्स भी हैं, मैं बात कर रहा था। देखिए जी 4 करैक्टरिस्टिक्स हमने बयान कर दी कि एक तो मोस्ट एटम इज़ एम्प्टी, ज़्यादातर एटम का जो हिस्सा है वो खाली होता है।
उसके बाद न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में होता है और हार्ड और डेंस होता है, और उसके बाद छोटा साइज उसका होता है। उसके बाद वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं एक सर्कुलर पाथ के अंदर, जिनको हम ऑर्बिट्स कहते हैं, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो हरकत कर रहे हैं वो वाले हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद अगली बात उसने कहा कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। न्यूक्लियस contains protons and neutrons। न्यूक्लियस के अंदर जी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये करैक्टरिस्टिक्स हैं। और लास्ट पे जो इसकी करैक्टरिस्टिक है उसने क्या कहा कि एटम इज़ न्यूट्रल, ठीक है। एटम जो है वो ओवरऑल न्यूट्रल है। ये कैसे उसे पता चला? क्योंकि जब उसने हीलियम पार्टिकल्स की बम्बारमेंट की थी तो हीलियम पार्टिकल्स ने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं की, टकरा के तो मुड़े। वैसे जो चार्जेस की वजह से डिफ्लेक्शन होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्जेस की वजह से, तो वो कोई शो नहीं की। कोई जो है अपनी सीधी जो लाइन है उससे बेंड नहीं हुआ। इसलिए एटम जो है वो न्यूट्रल है। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होता ऊपर तो वो पॉजिटिव की तरफ चला जाता, पॉजिटिव चार्ज होता तो वो पॉजिटिव से ऑपोजिट चला जाता, और अगर नेगेटिव होता तो वो हीलियम पार्टिकल उसकी तरफ चला जाता। अब यहाँ पे करैक्टरिस्टिक्स हैं जी कि ज़्यादातर एटम जो है वो क्या है जी, खाली है। उसके बाद दूसरे नंबर पर न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में होता है, हार्ड और डेंस होता है और बहुत छोटा होता है उसका साइज़। उसके बाद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और लास्ट पे हमारे पास उसने बात जो की है, उसने कहा है कि एटम एज अ होल इज़ न्यूट्रल। एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। उसके बाद इसकी लिमिटेशंस आ जाती है हमारे पास। लिमिटेशंस कहते हैं जी खामियों को, कि रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल पेश किया है इसमें कुछ खामियां भी हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट मॉडल नहीं था। तो इसमें खामियां हैं जी, एक ये कि अगर एटम रेडिएशंस खारिज करता है तो उसे एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अगर रेडिएशन खारिज कर रहे होते हैं तो एक टाइम ऐसा आना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएँ और एटम कोलैप्स कर जाए। तो वह ऐसा नहीं होता, ठीक है। पहली लिमिटेशन ये है कि इफ़ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज एनर्जी, अगर वो एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं, दे शुड फॉल, तो उन्हें गिर जाना चाहिए इन न्यूक्लियस, ठीक है। उन्हें न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। फिर तो ऐसा नहीं हो रहा होता, तो ये इसमें एक खामी है। एटम कभी खुद ब खुद तबाह नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या होता है जी, ये इसकी एक खामी है कि जो इसने कहा कि एनर्जी रिलीज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो अगर वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं तो वो क्या होना चाहिए जी, उन्हें न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। उसके बाद दूसरी बात इसने कही कि एटम जो है जो हमारे पास एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मुसलसल एनर्जी खारिज कर रहे होते हैं, तो इस लिहाज से उन्हें वहाँ पर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए, लेकिन वो देते हैं लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो एटम जो हैं हमारे पास गिव लाइन स्पेक्ट्रम, वो लाइन स्पेक्ट्रम देते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है कि वो मुसलसल नहीं कर रहे, ठीक है। इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ये जी हमारे पास दो लिमिटेशंस इस जो है एटॉमिक मॉडल की हो गई। तो यहाँ पे अगर इस पूरे एटॉमिक मॉडल को हम डिस्कस करें तो उसमें हम क्या कहेंगे कि रदरफोर्ड ने जो अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो उन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली और वो 0.00004 सेंटीमीटर जो है उसकी थिकनेस थी, उसको उन्होंने यूज़ किया और अल्फ़ा पार्टिकल्स को बम्बार किया। बम्बारमेंट करने के बाद उन्होंने चेक किया कि 20,000 से ज़्यादा पार्टिकल्स सीधे गुजर गए बग़ैर किसी चीज़ से टकराए।
चंद एक पार्टिकल जो हैं वो टकरा कर उन्होंने थोड़ा सा अपना ज़ाविया तब्दील किया और आगे चले गए, और कुछ एक या दो पार्टिकल टकरा कर सीधे वापस आ गए। इससे उन्होंने नताइज अक्स किए कि सेंटर में कोई चीज़ ऐसी है जो डेंस और हार्ड है, और वो जो है उससे कोई चीज़ टकराए तो वो वापस आ जाती है। उसको उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया और बताया कि वो न्यूक्लियस जो है वो बहुत स्मॉल इन साइज़ है। उसके बाद बताया कि उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और उसी न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और लास्ट पे उन्होंने ये बताया कि एटम्स जो है एज अ होल न्यूट्रल है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज वाले जो हमारे पास प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज वाले वो ऊपर होते हैं। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं। उसके बाद लिमिटेशंस की बात आ जाती है। इसमें मौजूद खामियाँ, इसमें दो खामियाँ हैं। एक तो ये खामी है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मुसलसल हरकत कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, तो वो एनर्जी खारिज कर रहे हैं। वो एनर्जी जो खारिज कर रहे हैं जी, वो वाले अगर खारिज करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे और एटम कोलैप्स कर जाएगा। ऐसा नहीं होता है, एटम कोलैप्स नहीं करता। और लास्ट में हमारे पास जो मुसलसल एनर्जी खारिज करने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर वो मुसलसल एनर्जी खारिज करेंगे तो हमारे पास स्पेक्ट्रम आना चाहिए, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, लेकिन एटम्स का कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं आता बल्कि लाइन स्पेक्ट्रम आता है। तो ये इसमें दो खामियां हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ जो होगा हमारा बोहर एटॉमिक मॉडल, जिसमें ये दो लिमिटेशंस हैं इनको एक्सप्लेन किया गया है। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।